हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, आप सभी के लिए एक नया सेशन स्टार्ट किया है मैंने यहाँ पर, जिसका नाम है 10 का 100। 10 का 100 का मतलब पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आए और पता रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। 10 का 100 का मतलब है कि 10 से 12 क्वेश्चन या 15 तक क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन मिनिमम 10 क्वेश्चन में आपके क्वेश्चंस को इस तरह से पूरा एक टॉपिक उठा करके उसके सारे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के अंदर समेट करके वो आपको कराने हैं। किसी भी परीक्षा के लिए आपके ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे। एक क्वेश्चन में कम से कम 5-6 क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करेंगे, तो उस हिसाब से हमारे 50-60 क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। हर ऑप्शन को हम यहाँ पर एकदम डिटेल में समझते हुए चलेंगे और आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहें। आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना और आगे ऐसी ही क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। यहाँ पर आज मैंने आर्टिकल यानी पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन लिए हैं और हमारे आर्टिकल 5 से 11 में क्या आता है, भाग 2 में आती है नागरिकता। हम नागरिकता संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे आज सारे के सारे। तो चलिए अपने क्वेश्चंस देख लेते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन जो रखा है मैंने, वो रखा है आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक, जिससे कि आपका आर्टिकल नंबर 1 से ही क्लियर होता चले। और जो मेन टॉपिक है ये हमारा नागरिकता से संबंधित है, क्योंकि 1 से 5 तक यहाँ पर इस क्वेश्चन में ही क्लियर करा दूंगा। उसमें कोई इतनी ज़्यादा जानकारी है नहीं, ना ही उससे इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। और आगे हम पूरा नागरिकता के क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो सारे हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें बीच बीच में करते रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 ऑप्शंस आपको दिए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। क्वेश्चन हमारा है कि उपयुक्त में से किस किस का संबंध संविधान के अनुच्छेद 3 से है। अगर आपको पता है कि आर्टिकल 3 में क्या है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आराम से कर दोगे। आर्टिकल 3 में क्या है, क्या नए राज्यों का निर्माण है, नए राज्यों का प्रवेश है, या राज्यों के नामों में परिवर्तन। तो देखिए अनुच्छेद 3 का संबंध में 3 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के नाम, सीमा क्षेत्र, इन चीज़ों में वो परिवर्तन कर सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, नंबर 1 और नंबर 3। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर आता है बी, कि केवल 1 और 3 अनुच्छेद 3 से संबंधित हैं। विकल्प नंबर 1 और विकल्प नंबर 3 हमारे आर्टिकल नंबर 3 से संबंधित है। अब बाकी अगर हम बात करें कि नए राज्यों का प्रवेश ये किस चीज़ में आता है, कहाँ पर आता है, तो जो नए राज्यों का प्रवेश है वो आर्टिकल नंबर 2 में आता है। सबसे ज़रूरी बात, अगर आपके पास नोट्स बने हुए नहीं हैं तो एक नोटबुक और एक पेन अपने हाथ में ले लीजिए, आर्टिकल 2 डाल के यहाँ पर लिखते रहिए। क्योंकि 1 से 4 तक आपको सिर्फ ये पता है कि संघ और राज्य क्षेत्र, उनसे संबंधित आर्टिकल 1 से 4 है, लेकिन जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है वो इस तरह से बनता है। यहाँ पर आप समझ नहीं पाते कि आर्टिकल 3 में क्या है, आर्टिकल 1 में क्या है, आर्टिकल 2 में क्या है। सारे के सारे बताऊंगा। थोड़ी सी और व्याख्या जान लेते हैं कि अनुच्छेद 3 जो है उसमें क्या दिया है, नए राज्यों का निर्माण, राज्यों के क्षेत्र, सीमा, नाम में परिवर्तन, ये आपको दिया है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो राज्य हैं उनके क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है, कौन घटा या बढ़ा सकता है। तो सीधे सीधे आपका क्वेश्चन आएगा कि संसद, राज्यों के नाम, सीमा क्षेत्र या कोई भी परिवर्तन करना होगा तो उसका अधिकार किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ संसद के पास। आगे अगर हम बात करें संविधान का अनुच्छेद 4 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि जो संसद अनुच्छेद 2 और 3 के प्रावधानों में कोई परिवर्तन करती है तो वह अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 संविधान संशोधन आता है, तो वो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा।
ठीक, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गए, 4 हो गए। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि भारत संघ राज्यों का क्षेत्र है, यानी कि राज्यों का एक संघ है। ठीक, आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश, जो यहाँ पर आपको दिया गया है, नए राज्यों का प्रवेश। आर्टिकल 3 में क्या कहा गया है कि उनके क्षेत्र को घटाना, बढ़ाना और नाम में उनके परिवर्तन या नए राज्य बनाना। ठीक, आर्टिकल 4 कि जो भी संशोधन होंगे जो संसद करेगी वो 368 के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक आपके यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। और क्वेश्चन भी देख लीजिए, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। आगे चलते हैं, अब आएंगे हमारे 5 से 11 तक के सभी क्वेश्चन। जो भी जिस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहें। और देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टारगेट विद भानु। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। जो भी वैकेंसी की अपडेट होती हैं, जो भी आपका आता है, रिजल्ट आता है, कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह, वो आपको हमारे यहाँ चैनल पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से आपको दिया गया है, तो बताना है आपको कि सही उत्तर कौन सा है। संसद किसी राज्य की सीमा, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन उसकी सहमति के बिना, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि उसकी सहमति के बिना नहीं कर सकती। जो संसद है, संसद को ही अधिकार है किसी भी राज्य की सीमा, किसी का क्षेत्र या उसके नाम में परिवर्तन करने का। अभी पीछे मैं आपको बता ही चुका हूँ कि किस किस जगह पर यहाँ पर दिया गया है आपको। ठीक है, आगे दूसरा ऑप्शन, संसद राज्यों की सीमा, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन विशेष विधायी प्रक्रिया द्वारा कर सकती है। तो परिवर्तन विशेष विधायी प्रक्रिया द्वारा ही कर सकती है या साधारण एकदम अपनी मर्जी से कर सकती है। और पहले कथन में आपको दिया था कि क्या उसकी सहमति के बिना नहीं कर सकती है, तो आपको बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ये बात तो सही है कि संसद ही राज्य और सीमा क्षेत्र के नामों में परिवर्तन करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी सहमति के बिना नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती है, अपनी मर्जी से कर सकती है। दूसरा ऑप्शन क्या है, क्योंकि आपको जो मैंने आर्टिकल 4 पढ़ाया था उसमें ये प्रावधान दिया था ना कि संसद नए राज्य के प्रवेश, गठन, निर्माण आदि के नाम में परिवर्तन कर सकती है बिना किसी राज्य की सहमति के। आगे जो दूसरा कथन है उसमें दिया है विशेष विधायी प्रक्रिया द्वारा, तो ये भी गलत है, क्योंकि साधारण विधायी प्रक्रिया या साधारण बहुमत से ही कर देगी। संसद इस संबंध में एक विधेयक बनाएगी और उसमें परिवर्तन कर देगी। तो सीधे सीधे आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये भी आपको पता चल गया कि कौन परिवर्तन कर सकता है, किस किस हिसाब से परिवर्तन हो सकता है, सारी चीज़ें आपको पता चल गई। इससे अलग कोई क्वेश्चन आपका बनने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको विचार करना है कि उपयुक्त में से कौन से क्षेत्र भारत द्वारा अर्जित क्षेत्र हैं। एक्वायर, यानी कि जो भारत ने जिनका अधिग्रहण कर लिया है, जिनको अपना लिया है, तो वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनको भारत ने ले लिया है। अर्जित क्षेत्र आपको बताने हैं। तो गोवा है, पुदुचेरी है, दमन दीव है, सिक्किम और दादर एवं नागर हवेली। तो इनमें से कौन कौन से हैं जो भारत ने अर्जित किए हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके ऑप्शंस नहीं दिया है, मैं बता देता हूँ आपको कि कौन कौन से होंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सारे के सारे भारत द्वारा अर्जित क्षेत्र ही हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए इसलिए रखा गया है क्योंकि पूछ लेता है कि कौन सा, कब और किसके द्वारा, यानी किससे छुड़ाया गया है। तो मान लीजिए गोवा और दमन एवं दीव की अगर हम बात करें तो ये सन 1961 में, यानी उससे पहले मान लो 61 से हमने पुर्तगालियों से ले लिया। कैसे लिया? पुलिस कार्यवाही के द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। सन 1961 से पहले किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का अधिकार था। तो पुर्तगालियों के अधिकार के बाद, यानी कि सन 1961 के बाद इसको भारत ने अधिग्रहित कर लिया। नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे
पुदुचेरी, सिक्किम और दादर एवं नागर हवेली बसते हैं। तो अगर हम बात करें पुदुचेरी की तो ये आएगा 1954। 1954 में अब दूसरी बात आती है, किसका अधिकार था 1954 से पहले? तो इस पे था दोस्तों फ्रांस का अधिकार। पुदुचेरी को कब अधिकृत करा गया, कब रक्षित क्षेत्र घोषित किया गया? तो ये किया गया सन 1954 में। 1954 से पहले किसका अधिकार था? फ्रांस का अधिकार था, और फ्रांस ने इसे भारत को सौंप दिया था। जैसे हमने गोवा और दमन द्वीप को क्या पुलिस कार्रवाई के द्वारा लिया, लेकिन जो पुदुचेरी था वो 1954 के बाद फ्रांस ने भारत को सौंप दिया कि अब इस पर आप काम कीजिए, ये आपके अंडर में आएगा। अगर हम सिक्किम की बात करें तो ये आ जाता है 1947 में। इस पर किसका शासन था? ब्रिटिश शासन। ब्रिटिश शासन था 1947 में। तो ब्रिटिश शासन खत्म हो गया 1947 के बाद, और उसके बाद क्या हुआ, इसको 36वें संविधान संशोधन 36वें संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य बना दिया गया। उसके पहले जो था 35वां संविधान संशोधन हुआ था। तो उसके बाद आपसे क्वेश्चन 35वां संविधान संशोधन से नहीं पूछेगा, सीधे सीधे पूछेगा कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो आप बोलोगे 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। और सिक्किम को 1947 के पहले सिक्किम पर किसका शासन था? ब्रिटिश शासन था। उसके बाद भारत का। लास्ट आपका बचता है दादर एवं नागर हवेली। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये आएगा आपका 1954। अब इस पर किसका शासन था? तो जैसे मैंने गोवा और दमन द्वीप पर बताया था आपको कि पुर्तगालियों का अधिकार था, तो उसी तरह 1954 से पहले इस पर भी पुर्तगालियों का अधिकार था। उसके बाद हमने इसको अपना लिया। और अब से एक क्वेश्चन और पूछेगा कि इसे संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा कब दिया गया? तो 1961। कब आएगा आपका? 1961 में इसे संघ और राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? मूल अधिकारों से संबंधित। तो देखिए 3-4 क्वेश्चन जो आपके इम्पोर्टेंट थे, जिससे कि कुछ ना छूटे। 1 से 4 तक आर्टिकल वाला करा दिया। दूसरा क्वेश्चन उससे संबंधित था। तीसरा मैंने थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाए जो पुरानी है, और संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत ही आ जाती है 1 से 4 के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि कौन सा कब अधिग्रहण किया गया, कब अपने राज्य क्षेत्र में मिलाया गया, वो सारी चीज़ें 1 से 4 के अंतर्गत आ जाती हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने फुल डिटेल के साथ, एक क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन थे, और 5 क्वेश्चन में मैंने आपको सन बताया कि कौन सा कब लिया गया। तो 5 क्वेश्चन कंप्लीट। किस से लिया गया? 10 क्वेश्चन कंप्लीट। कैसे कैसे लिया गया? तो 2 में वो बताया मैंने आपको, एक को फ्रांस ने सौंप दिया, एक को पुलिस कार्रवाई के द्वारा। तो आपके 10 से 12 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको कवर करा दिए। तो इतनी मेहनत के लिए फटाफट से लाइक करके वीडियो को शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के पास। और अगर आपका डाउट है कि ये किस एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त होगी, तो आप RO, ARO, जूनियर असिस्टेंट या RPF SI की जो वैकेंसी आ रही, कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो डेली सेशन में बना रहना है। पूरी पॉलिटी इस तरह से ही हम कवर कर लेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, या आप कोई और भी टॉपिक चाहते हो इसी तरह अच्छी डिटेल में अच्छे तरीके से, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको इस टॉपिक पर क्लास चाहिए। उसका कमेंट भी शो कर दिया जाएगा, डिस्प्ले कर दिया जाएगा क्लास में ही, कि देखो इस बच्चे ने क्लास ली, अच्छे से क्लास ली, अटेंड की और एक सजेशन दिया। तो आपके सजेशन हमको बहुत अच्छे लगेंगे। तो आप प्लीज़ सजेस्ट जरूर करना कमेंट बॉक्स में कि आपको किस टॉपिक पर, अगले किस टॉपिक पर क्लास चाहिए। अगला क्वेश्चन जाता है मूल अधिकारों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहला कथन है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किससे संबंधित है? देखिए, मूल अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। क्वेश्चन हमारा मेन क्या है कि इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताने हैं कि कौन कौन से मूल अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। तो जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं वो आप लोगों को बताने हैं यहाँ पर। तो नंबर 1 क्या है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। तो ये किस आर्टिकल में आता है? तो ये आता है आर्टिकल 15 में। तो क्या आर्टिकल 15 सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है?
अगला, लोक नियोजन में अफसर की समानता, आर्टिकल 16 आता है। लोक नियोजन में अफसर की समानता क्या सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है? नंबर 3, विचार अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचरण, निवास एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता, तो आप लोग समझ गए होंगे आर्टिकल 19। नंबर 4, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये किस में आती है? तो ये आएगा आपका आर्टिकल 21। अब आपको बताना है कि कौन कौन से सिर्फ भारतीयों को मिले हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के जो 5 मूल अधिकार हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक को ही प्राप्त हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बना आपका कि भारतीय नागरिकों को, केवल भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं? तो वो कितने हैं? उनकी संख्या है 5। सबसे पहले अब बात बनेगी कि कौन कौन से हैं। तो 15 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया, बचे कौन से? 29 और 30। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन निकल गया बाहर दौड़ से? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त नहीं है, ये विदेशियों को भी प्राप्त है। वो क्यों? आप देखिए ओरली भी समझ सकते हो। मान लीजिए धर्म, मूल वंश, जाति, जो धर्म वाली बात होगी, जो मूल वंश वाली बात होगी, मूल वंश क्या हो गया? जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय है, जो हमारे मूल का है, या जाति है या लिंग, तो उससे मतलब जो हमारे यहाँ का है उससे विभेद नहीं करना चाहिए, ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। जो अदर होंगे उनसे कर सकते हैं। दूसरे मायनों में क्या है? जो अगर बाहर से व्यक्ति आ रहा है तो आप उससे भेदभाव कर सकते हो। ठीक, भेदभाव कैसे होता है? मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, जब कोई टूरिस्ट आता है बाहर यानी फॉरेन कंट्री से आता है, वो किसी प्लेस पर जाता है, ताजमहल पे मान लीजिए, तो भेदभाव क्या है? अगर इंडिया वालों के लिए 50 का टिकट है तो जो फॉरेन कंट्री से टूरिस्ट आते हैं तो उनको सीधे सीधे 100 का टिकट मिलेगा। तो ये क्या हो गया? भेदभाव हो गया। ठीक, किसी भी प्रकार से हुआ, एक मैंने एग्जाम्पल दिया है। दूसरा किस आधार पर हो गया? ये जन्म स्थान या मूल वंश मान सकते हो। लोक नियोजन, लोक नियोजन क्या होता है? लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता यानी नौकरी, रोजगार, तो बाहर के आदमियों को तो देंगे नहीं, भारतीयों को ही देंगे। विचार अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण सम्मेलन, विदेशी आके करेगा तो क्यों करेगा भाई? हमारे देश में हम ही लोग करेंगे। तो आप इसको नॉर्मली अगर दिमाग पे जोर डाल के सोचो तो आप सीधे सीधे लगा दोगे। लेकिन प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक यानी देह की और प्राण यानी आपके जान की, तो अगर कोई विदेशी भी है, अतिथि देवो भव, तो उसकी रक्षा करना भी हमारा अधिकार है, उसकी जान हम नहीं ले सकते। तो इसलिए ये बाहर के आदमियों को भी प्राप्त है और हमको भी प्राप्त है। बाकी के दो की बात कर लेते हैं कि 29 में क्या आता है? तो 29 में आता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्ग जानते हो, SC ST वाला। 30 में क्या आता है? शिक्षण संस्थानों की स्थापना और अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये दोनों इसमें आएंगे। पहला हितों का संरक्षण है 29 में, और 30 में क्या है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। दोनों पे ध्यान देना है। तो यहाँ पर हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ पर भी कवर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर ऑप्शन तो लगा ही लेते हैं, ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। अब आपको बताना है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको और बताना है कि भारतीय संविधान के भाग 2 में प्रावधान किया गया है कि संसद एवं राज्य विधानमंडल नागरिकता संबंधी विधि बना सकते हैं। तो बताना है क्या ये बात सही है? कथन 2 है, भारत एवं अमेरिका में केवल जन्मजात नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। भारत और अमेरिका दोनों की बात की गई है। 3, भारत, ब्रिटेन एवं अमेरिका के संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करते हैं। तो यहाँ से भी आपके 3 क्वेश्चन कवर होंगे। तो बताइए फटाफट से कि कौन कौन से आपके ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी होगा, कोई सा भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। अब देखिए सही क्यों नहीं है? तो जो भारतीय संविधान के भाग 2 में प्रावधान है कि नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है, तो ये संसद एवं राज्य विधानमंडल को नहीं, सिर्फ और सिर्फ संसद को। मैंने आपको बताया था कि ये नागरिकता संबंधी जो कानून या जो भी आपको करना है, संशोधन वगैरह, वो किसके पास है शक्ति? सिर्फ और सिर्फ संसद के पास। ऑप्शन में एक एक्स्ट्रा चीज़ डाल दी इसलिए गलत हो गया। अगला आ जाता है कि जन्मजात नागरिक ही राष्ट्रपति बनेगा भारत और अमेरिका में।
तो देखिए, अमेरिका के लिए तो सही है कि अमेरिका में केवल जन्मजात नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन भारत में जन्मजात या जो प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त व्यक्ति होता है वो भी आपका राष्ट्रपति बन सकता है। ऑप्शन 3 की बात करें तो देखिए यहाँ पर दिया है कि भारत, ब्रिटेन एवं अमेरिका के संविधान में एकल नागरिकता प्रावधान है, जबकि भारत एवं ब्रिटेन में एकल नागरिकता प्रावधान है और अमेरिका की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका और दूसरा आ जाता है आपका स्विट्जरलैंड। एक और बता देता हूँ आपको, स्विट्जरलैंड और अमेरिका, ठीक, यहाँ पर स्विट्जरलैंड हो जाएगा और अमेरिका हो जाएगा जिसमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, बताना है आपको नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद। अब यहाँ पर आपको मैंने काफ़ी सारे आर्टिकल बता दिए थे, अब फटाफट से आपको बताना है कि 5, 6, 7, 8 इन आर्टिकल ये इनमें से कौन सा किससे संबंधित है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहला वह या ऐसे ही का आप नोट डाउन कर लीजिए कि अनुच्छेद 5 में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 5 में क्या दिया गया है, तो आप बोलोगे कि वह व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है या वह व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो परंतु भारत में वापस लौट आया हो, इस तरह से आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या आता है, अनुच्छेद 5 आता है। अब अनुच्छेद 5 में क्या दिया गया है दोस्तों, अनुच्छेद 5 में दिया गया है कि वह व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है उसको नागरिकता मिल जाएगी। तो यानी कि 5वें में पहले ऑप्शन का क्या हो गया, 1 का 1 हो जाएगा। अनुच्छेद 6 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 6 में ये दिया गया है कि जिसका पाकिस्तान में स्थानांतरण हो गया हो, जैसे इसे 2 भागों में विभाजित किया था, एक तो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए, यानी जो पाकिस्तान से भारत आ गए लोग, एक तो 1948 से पहले भारत आ गए और एक 1948 के बाद भारत आ गए। अगर वे पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं तो उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी और 2 तरीक़ों से मिलेगी। जो 1948 से पहले आए हैं वो स्वतः ही मिल जाएगी और जो 1948 के बाद आए हैं उनको रजिस्ट्रेशन के आधार पर मिल जाएगी, ठीक। तो अनुच्छेद 2 किससे संबंधित हो, 6 किससे संबंधित होगा, ऑप्शन सी से। अनुच्छेद 7 की बात करें कि वह व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो परंतु भारत में वापस लौट आया। कहने का मतलब, मान लो कोई व्यक्ति है वो भारत से पाकिस्तान चला गया लेकिन फिर भारत में वापस लौट आया तो उसे अनुच्छेद 7 के तहत नागरिकता मिल जाएगी। अनुच्छेद 8 क्या कहता है, तो 8 कहता है कि जो व्यक्ति भारतीय मूल का है यानी भारत में पैदा हुआ है लेकिन भारत से बाहर रह रहा है तो उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। यदि अगर उसने भारत की नागरिकता त्याग दी हो, अगर वो अपनी स्वेच्छा से भारत की नागरिकता त्याग देता है कि मुझे भारत का नागरिक नहीं रहना, तो उसकी खुद ही नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 5, 6, 7, 8 ये क्लियर हो गए। आर्टिकल नंबर 9 की बात कर लेते हैं, सारे ही क्लियर हो जाएंगे आपके, 4 तक बता दिए थे, 5, 6, 7, 8 हो गए, तो 9, 10 और 11 आपके बच जाते हैं। तो आर्टिकल 9 में क्या दिया गया है, तो आर्टिकल 9 में दिया गया है यही स्वेच्छा वाली बात जो मैंने आपको बताई कि कोई किसी विदेश राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। ये बात आपकी आर्टिकल 9 में दी गई है। 5, 6 या 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा, आर्टिकल 5, 6 और 8 के आधार पर। आर्टिकल 10, तो 10 में क्या दिया है, जो मैं आपको बहुत देर से बताते आ रहा हूँ कि संसद को ही नागरिकता संबंधी विधि बनाने का अधिकार है, आर्टिकल 10 में है। आर्टिकल 11 में दिया गया है कि जो नागरिकता है वो नागरिकता संबंधी अन्य विषयों के जो अलग विषय हैं तो उसके संबंध में संसद की शक्ति कम नहीं होगी। आर्टिकल 10 में है कि कानून बना सकती है नागरिकता संबंधी संसद, और संसद को ही 11 में और मजबूतीकरण दे दिया कि उसकी शक्ति कम नहीं होगी नागरिकता के ग्रहण या समाप्त करने में, ठीक। अगला क्वेश्चन, सारे क्लियर हो गए। अब थोड़ा सा हट के क्वेश्चन को निकाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने संबंधी कुछ प्रावधान करता है, तो इनमें से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है। कहने का मतलब है कि आप किस किस प्रकार से अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। तो क्या जन्म के आधार पर, बाई बर्थ,
वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर और राष्ट्रीयकरण के आधार पर। तो कौन सा इसमें शामिल नहीं होगा? तो ऑप्शन डी गलत है। नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते राष्ट्रीयकरण के आधार पर। अब देखिए, कुछ लोग रजिस्ट्रेशन लगा देंगे, कुछ लोगों को यहाँ पर पक्का पता होगा लेकिन कुछ को नहीं पता होगा। क्वेश्चन एकदम कंफ्यूजिंग है। तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन नहीं होता है, नेचुरलाइजेशन होता है। नेचुरलाइजेशन, या अगर राष्ट्रीयकरण बोले तो गलत है, देशीयकरण के आधार पर। देशीयकरण बोल सकते हो आप या प्राकृतिकरण बोल सकते हो। किस आधार पर? प्राकृतिकरण या देशीयकरण के आधार पर कोई भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। क्या होता है? नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन। ठीक, कहीं भी नेशनलाइजेशन मिले तो आपको क्या कर देना है? गलत कर देना है। और क्या सही करना है? नेचुरलाइजेशन। ठीक, राष्ट्रीयकरण नहीं होगा, देशीयकरण होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सूची 1 को सूची 2 से संबंधित करना है और आपको बताना है कि आपका कौन सा कथन सही है। चलिए मिला लेते हैं। जन्म के आधार पर, यानी कि दिया है कि कब से कब तक कौन सा व्यक्ति कब योग्य हुआ। जैसे इधर से करते हैं, 1 से, जिस व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत से बाहर हुआ हो, तो क्या होगा? उसकी नागरिकता का अर्जन क्या किस हिसाब से होगा? तो आप बोलोगे कि उसकी जो नागरिकता का अर्जन होगा वो होगा वंश के आधार पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगर व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ हो, तो उसकी जो नागरिकता होगी वो कैसी होगी? वंश के आधार पर। दूसरा, जिस व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ परंतु 1 जुलाई 1947 से पूर्व भारत आया हो, तो उसकी नागरिकता जन्म के आधार पर। आगे बात कर लेते हैं कि देशीयकरण के आधार पर कैसे होती है। तो देशीयकरण के आधार पर तो ऑप्शन सी ही सही होगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं में से किसी एक का अच्छा ज्ञाता हो। 22 भाषाएं दी है, उनमें से किसी एक का अच्छा ज्ञाता हो तो उसको माना जाएगा देशीयकरण, यानी देशीयकरण नेचुरलाइजेशन। अगला आ जाता है पंजीकरण, ये होता है आपका रजिस्ट्रेशन। तो डी का ऑप्शन 4 ही हो जाएगा। तो 2, 1, 3, 4 ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट होगा। पंजीकरण के द्वारा, यानी कि भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति के लिए आवेदन देने से ठीक 7 वर्ष पहले भारत में रह चुका हो, यानी आपको नागरिकता लेनी है भारत की, तो आप 7 वर्ष से भारत में रह रहे हो, इसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाते हो उसके 7 वर्ष पूर्व से। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कथन सही है। कोई व्यक्ति जो देशीयकरण द्वारा भारत का नागरिक है उसे कभी भी नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा। क्या ये बात सही है आपकी? तो क्या आप बोलोगे? आपसे पूछा है कौन सा कथन सही है, तो बिल्कुल गलत बात है। अगर आपने देशीयकरण द्वारा भारत के नागरिकता प्राप्त की है तो आपको हटाया जा सकता है कुछ उल्लंघन के आधार पर। अगर आप कुछ गलती करते हो तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। दूसरा, जो व्यक्ति भारतीय नागरिक का स्वेच्छा से त्याग कर दे, यानी अपनी मर्जी से, और उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारत का नागरिक नहीं रहेगा। देखिए, अगर 18 साल से कम का है नाबालिग होता है, अगर आपके बच्चे 18 वर्ष से कम के हैं तो वो नाबालिग होंगे, और आप उनके 18 वर्ष यानी पूर्व होने से पहले जब वो नाबालिग हैं आपने अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता त्याग दी, तो आपके बच्चे भी भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन, पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी अन्य देश में 6 माह की कैद हुई है तो भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। तो देखिए, ये 6 माह के स्थान पर क्या होगा? 2 वर्ष। अगर 2 वर्ष की सज़ा होती है तो ये ऑप्शन सही हो जाता है, लेकिन 6 माह अवधि गलत दी है, लेकिन लाइन सही है। इसको 2 वर्ष कर लीजिए तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है
यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, उसकी भारतीय नागरिकता तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक भारत उसे बर्खास्त न करे। तो ये देखिए, उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यहाँ से आगे इस लाइन को चेंज कर लीजिए। अगर कोई नागरिकता दूसरे देश की ग्रहण कर लेता है तो स्वतः ही ऑटोमेटिकली उसकी नागरिकता भारत से समाप्त हो जाएगी, अब वो भारत का नागरिक नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। बताना है यहाँ पर दोस्तों, भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसे में भारतीय मूल के व्यक्ति कार्ड योजना एवं समुद्र पारीय भारतीय नागरिक कार्ड योजना का विलय किया गया है। इसे भारत में मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। इसे भारत में संवैधानिक एवं सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपके सारे के सारे सही हैं। जो कार्ड होल्डर है उसे मतदान देने का अधिकार नहीं है, संवैधानिक या सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, और समुद्र पारीय भारतीय नागरिक डाक कार्ड योजना का विलय किया गया है किसमें, भारतीय मूल में। सारे ऑप्शन सही है। तो ये आपके कार्ड दो ऑप्शन सी, बी और सी, ये कार्ड की व्याख्या बताते हैं कि कार्ड होल्डर के लिए क्या क्या बाउंडेशन है, और पहला बताता है कि किस चीज़ में उसका विलय किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन की इसकी अगर मैं व्याख्या करूं तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मेन क्वेश्चन आपको पता ही चल गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक 4 बार संशोधन किया जा चुका है, क्या ये कथन सही है। अगला है, भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने के लिए भारत में वर्ष 2003 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। तो बताना है कि सही उत्तर यहाँ पर कौन सा है। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा आपका न तो 1 और न ही 2, दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर गलत होंगे। 4 से अधिक बार यानी 6 बार शायद आपका 6 बार है जिसमें दिया गया है, और कहीं कहीं आपको 8 बार देखने को मिल जाएगा कि 8 बार संशोधन किया गया है, कहीं कहीं आपको 6, गूगल करोगे तो आपको मिलेगा 6। ठीक है, तो आप एक बार इसको कंफर्म कर लेना कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही माना जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो मूल अधिकार हैं वो वाद योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है, संशोधन योग्य नहीं है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। जो भी कमेंट में सही आंसर देगा उसका कमेंट भी आपका क्लास में दिखाया जाएगा कि इतने बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया, और नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, मूल अधिकार से संबंधित हो जाएगा। अगर इससे अलग कोई आपको टॉपिक चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना फटाफट से कि हमको इस टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए और कम क्वेश्चंस में। समय ज़्यादा लग सकता है लेकिन क्वेश्चन आपके एकदम परफेक्ट होंगे, और एक क्वेश्चन में इतने सारे क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ तो टाइम तो थोड़ा लगेगा दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो फटाफट से लाइक करके इसको शेयर कर देना अपने सारे ग्रुप्स में सभी दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर देना कि आपको कैसी लगी, और हमारे चैनल को आगे की तैयारी के लिए आप लोग सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।